गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और मैं चंचल कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी 10th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की इस बुक की सीरीज़ में। तो कहीं ना कहीं कल जब हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा कल आधा हुआ था। इसको अभी हम लोग आगे करेंगे। बीच में अगर मैं कोई दूसरा सेशन अभी लेता तो शायद आपका लिंक टूट जाता, इसलिए कल भी हमने इकोनॉमिक्स की क्लास की थी और आज भी हमने इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम एथिक्स की क्लास आने वाले सेशन में करेंगे। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बुक के अध्याय 2 चैप्टर 2 जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में, जिसमें हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के जो गतिविधियां होती है सारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्रक जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तृतीय क्षेत्रक जिसे हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि और उसके जितने भी संबंधित उद्योग हैं उसके रूप में भी जानते हैं। द्वितीय क्षेत्रक को हम औद्योगिक क्षेत्रक के रूप में भी जानते हैं, और तृतीय क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक के रूप में जानते हैं। और हमने ये भी देखा था कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, जहां हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्राकृतिक उत्पादों का, ठीक है, जहां लेना देना होता है, उत्पादन होता है, उससे जुड़ी हुई क्रिया को प्राथमिक क्षेत्रक में माना जाता है, जैसे कृषि, खनन, ठीक है, मत्स्यन, पशुपालन। इसके अलावा जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनसे जब हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो इसको हम द्वितीय क्षेत्रक में मानते हैं। और इसके बाद में तृतीय क्षेत्रक जो है वो इनके जो सहायता करने वाला उद्योग है, क्षेत्रक है, दोनों की, उसको हम तृतीय क्षेत्रक में जानते हैं। तो हमने तीनों प्रकार के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक कर लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत में जीडीपी में, जीडीपी क्या होता है वो हमने देखा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तो उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसका योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जीडीपी में भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की भागीदारी के बारे में, और हम देख रहे थे कि भारत में कैसे 1970-71 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्रक का सबसे ज़्यादा योगदान था। अब 2010, 11, 12 के आसपास हमारे यहाँ पर उसके बाद से आप देख रहे हैं कि तृतीय क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक का योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसके विपरीत जहाँ हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार कहाँ ज़्यादा है, वो प्राथमिक क्षेत्रक में आज भी ज़्यादा है, कल भी ज़्यादा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। तो इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। और अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लोग भी घर बैठे यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, और इसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल प्लस का और एक आइकॉनिक का। प्लस ऑप्शन जो होता है वो आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल में अवेलेबल है। आप इनमें कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, पर जैसे ही आप इसमें CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे, देखिए आपको इसमें अगर डिस्काउंट चाहिए, अगर आप अपनी फ़ीस में थोड़ा सा कटौती करना चाहते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, तो इसको यूज़ करिए CK लाइव रेफरल कोड को, और आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 44,000 का हो जाएगा, 2 साल का 64,000 का, और 3 साल का 81,000 का, 81,000 का होगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा पूरा, इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा डेली का, सब कुछ इसमें, तो 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। और इसमें भी आपको क्या कर लेना है, इसमें भी आपको डिस्काउंट अगर चाहिए कि नहीं इतना फीस नहीं देना है, थोड़ा कम हो जाए, तो बस यूज़ कर लो CKLIV रेफरल कोड। इसके बाद 1 साल का 62,000, 2 साल का 96 और 3 साल का 1,26,000 रुपये। ये आइकॉनिक है। आप प्लस भी ले सकते हैं, आइकॉनिक भी ले सकते हैं। और यदि आपको नहीं पढ़ना GS,
सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है, बोले हमें तो हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हमें सिर्फ तैयार करना है, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो होगा, नॉर्मली यही ऑप्शनल सब्जेक्ट लोग लेते हैं ज़्यादातर, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को 1 साल, 2 साल और 3 साल का सब्सक्रिप्शन है। 1 साल का ऑप्शनल 27,500, 2 साल का 40 और 3 साल का 50,000 रुपये का है। और यहाँ भी आप CK लाइव रेफरल कोड यूज़ कर लो, 10% डिस्काउंट के लिए CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करो। और यहाँ टेलीग्राम चैनल भी आपको मैं बता देता हूँ, जिसे PDF चाहिए इस सेशन की और मेरे बाकी सारे सेशन की PDF, साथ में दूसरे और काम के नोट्स वगैरह के लिए, मेरे सेशंस की जानकारी के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाइए, मेरे नाम से सर्च कीजिए और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। बहुत सारे नोट्स आपको काम के, करंट अफेयर्स के, NCERT के और दूसरे कई सारे नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में, और मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्रक के बारे में। और प्राथमिक क्षेत्रक मैंने बताया था कि जो प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और द्वितीयक जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चार्ट भी देखा था, यहाँ पर आपको एक चार्ट मैंने बताया था, ये देखिए, हमारे यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में हमारे यहाँ जो GDP है, उस GDP में हमने देखा था कि किस प्रकार से 1970-71 में कृषि का, प्राथमिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था। लगभग आप देख सकते हैं 45% के आसपास, 45% हमारा प्राथमिक क्षेत्र का, फिर द्वितीयक का था और फिर तृतीयक का था। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है वो बहुत घट गया है, अब वो 13-14% के आसपास आ गया है। द्वितीयक क्षेत्रक अभी भी हमारा हम देख सकते हैं कि लगभग उतना ही, थोड़ा बड़ा है, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग आप देख सकते हैं कि 55% हमारा तृतीयक क्षेत्रक का योगदान GDP में, ये कल भी मैंने बताया था आपको, अभी बहुत चेंज हो गया है। और अगर हम रोजगार की बात करें तो ये वाला भी हम देख रहे थे कि जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक में 1970-71 के आसपास लगभग 72%, 73% लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम ढूंढ रहे थे, मतलब वहाँ काम मिला हुआ था उनको। आज भारत में जब तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान GDP में कर रहा है, ऐसे में भी आप देख सकते हो कि लगभग 55% लोग आज भी खेती में लगे हुए, लगभग 55%, 50 से ज़्यादा ही है। लेकिन तृतीयक क्षेत्र जो इतना बड़ा योगदान दे रहा है, इसमें हमारे यहाँ पर मात्र 25% लोग लगे हुए, 25% लोग हमारे यहाँ पर लगे हुए। लगभग आप देख सकते हैं 35% के आसपास होगा ये, 25%। आप देखो 25% के आसपास लोगों को ये रोजगार दे रहा है। तो ये विरोधाभास हम कल देख चुके हैं। आज भी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा नियोक्ता है, आज भी हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा काम देने वाला जो क्षेत्रक है वो प्राइमरी सेक्टर ही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, लेकिन रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता की बात है। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये बात तो समझ में आ गई कि प्राथमिक क्षेत्रक की जगह आज तृतीयक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्र आगे चला गया, ये समझ में आया और ये अच्छी बात भी थी। लेकिन हमें ये समझ में क्यों नहीं आया कि आज उसी अनुपात में लोग तृतीयक क्षेत्रक में काम क्यों नहीं करने गए? आज भी सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्रक से क्यों जुड़े हैं? आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों को काम प्राइमरी सेक्टर क्यों दे रहा है? चलिए इसको समझते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। तो जिस अनुपात में यहाँ पर लोगों को काम मिलना चाहिए था, वैसा रोजगारों का सृजन हम इनमें कर नहीं पाए, इसीलिए आज भी बड़े पैमाने पर लोग उसी क्षेत्र में लगे हुए। यद्यपि इस अवधि में
वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो गई। ये हमने देखा कि हमारे देश में प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ गया है, उस अनुपात में लगभग 3 गुना उत्पादन हमारा उस समय से बढ़ गया है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में 14 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, पर 5 गुना से भी कम हमारे रोजगार बढ़े वहाँ पर। मतलब जिस अनुपात में उनका ग्रोथ हुआ, जिस अनुपात में हमने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई या उनका बड़ा परसेंटेज, उनका योगदान बढ़ा जीडीपी में, लेकिन उस अनुपात में रोजगार नहीं। जैसे हमने कहा कि पहले और आज हमारे तृतीय क्षेत्र में लगभग 14 गुना वृद्धि हो गई पहले से आज, तो इसी अनुपात में 14 गुना रोजगार भी बढ़ने थे उधर, पर रोजगार इतने नहीं बढ़े, रोजगार 5 गुना से भी कम है। ग्रोथ जहां 14 गुना हुई वहीं रोजगार वहां पर 5 गुना से भी कम बढ़े। और यही चीज़ है कि आज हमारे देश में बड़े संख्या में लोग, आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 1/4 से भी कम हो गया है, बहुत कम है। मतलब हमने देखा कि लगभग 55% लोग आज भी भारत में कहाँ हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर देखें तो वो तो मात्र 15% से भी कम है। इतने कम योगदान के बावजूद भी ये इतने ज़्यादा लोगों को रोजगार कैसे दे पा रहा है? मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर देश की 55% आबादी कोई काम कर रही है तो देश के टोटल आय का, उत्पादन का 55% वहाँ से आना चाहिए, वहाँ से आ नहीं रहा है। इसका कारण साफ है कि बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में लगे हुए हैं लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। मतलब उससे कहीं कम संख्या में भी उस क्षेत्र में काम वैसे ही चल सकता है, वहाँ पर हमने ज़्यादा लोगों को लगा रखा है। सीधी सी बात है। इसको ऐसे समझिए कि कोई काम को 5 लोग कर सकते हैं और उस काम में हमने 15 लोग लगा रखें तो 10 लोग एक्स्ट्रा हैं। अगर हम उन 10 लोगों को उस काम से हटा लें तो 5 लोग वो काम कर सकते हैं, वो 5 लोगों का ही काम था, मतलब काम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 10 लोग जो यहाँ लगे थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो कहीं और कुछ करके और ज़्यादा कुछ अलग उत्पादन हो सकता है, कुछ अतिरिक्त उत्पादन हो सकता है, कोई दूसरा काम हो सकता है। यहाँ देखो, इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सा 3/4 से भी ज़्यादा हो गया है अभी तो, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। आज हमारे देश में ये दोनों क्षेत्र, खास करके मैं बात करूँ सेवा क्षेत्र की और अगर द्वितीय क्षेत्र की, तो यहाँ बहुत, जैसे 55% लोग तो कहाँ लगे? प्राथमिक में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 40-45%, 45-50, चलिए 50 भी मान लें हम लोग राउंड फिगर में, तो भी ये दोनों मिलकर आधे लोगों को रोजगार दे रहे हैं और ये अकेला देश के आधे लोगों को रोजगार दे रहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? डेफिनेटली कम कर रहे हैं। यही तो समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, यही तो समझना है कि अगर देश के 55 लोग मिलके 15 रुपये या 14 रुपये कमा रहे हैं तो वो तो सही नहीं है, क्योंकि बचे हुए आधे लोग वो तो पूरा ऑलमोस्ट वही ला रहे हैं, 85%, 85% तो वही कमा रहे हैं, और ये आधे लोग ये नहीं कर रहे हैं। मतलब ये अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? इसका मतलब ये भी है, ये बिल्कुल सही है, खेती में आधे से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, यही तो मैं आपको 55% से ज़्यादा। अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो, ठीक है, कृषि क्षेत्र से यदि कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, तब भी उत्पादन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है।
मतलब यहाँ लोग ज़्यादा काम पर लगे हुए हैं, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है और इतने लोग अपनी क्षमता से काम कर भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार की अल्प बेरोजगारी है। पूर्ण बेरोजगारी होती तो ये लोग काम में लगे ही नहीं होते, पर ये काम में लगे हैं और कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसी को आप लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो आप लोगों ने जब हमने 9th का NCERT पढ़ा था और तब मैंने आपको बेरोजगारी के बारे में बताया था। हमने देखा था कि भारत में बेरोजगारी 2 प्रकार से होती है, एक गाँव में और एक शहरों में। गाँव में ज़्यादातर जो बेरोजगारी है वो मौसमी है और छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी है। ये उसी टाइप की बेरोजगारी है। अदृश्य बेरोजगारी मतलब जब इंसान बेरोजगार होता है पर दिखाई नहीं देता। एक तो जो दिखाई देता है तो वो तो खुली बेरोजगारी है कि दिख रहा है कि काम नहीं है उसके पास, वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट उसके साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इंसान काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जब इंसान काम कर रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे कि जब काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जब इंसान काम करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वो बेरोजगार है, इसी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी है पर दिखाई ना दे तो इस प्रकार की बेरोजगारी होती है। अब उदाहरण देते हैं आपको, एक छोटे किसान का उदाहरण यहाँ पर दिया है, लक्ष्मी का। लक्ष्मी के उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा ये मामला। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि है, मतलब एक तो भूमि भी बहुत कम है, सिर्फ 2 हेक्टेयर भूमि है और उसमें भी सिंचाई नहीं है, मतलब असिंचित है, पानी नहीं है उनको भूमि में। जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। असिंचित भूमि कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ वर्षा काल में पानी आता है, वर्षा से पानी आता है और जब पानी नहीं आ रहा होता है तो भूमि में पानी नहीं मिलता, सूखी पड़ी रहती है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें वो उग जाती। तो लक्ष्मी के केस से आपको क्लियर हो जाएगा, एक ऐसा किसान जिसके पास बहुत कम भूमि है, छोटा किसान है, और दूसरा जिसके पास में सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वो क्या करता है? सिर्फ वर्षा वाली फसल ले पाता है, एक फसल। उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। कितने? 5। और 5 सदस्य इस भूमि पर काम करते हैं। भाई 5 सदस्य हैं, 2 हेक्टेयर की भूमि है, तो 5 सदस्य उस भूमि पर पूरे साल काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है। यदि हम ऊपर से देखें तो घर में 5 सदस्य और 5 के 5 काम कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें काम मिला हुआ है अपने ही खेत में। पर क्वेश्चन ये है कि क्या इन्हें ज़रूरत नहीं है काम की? क्वेश्चन ये है कि क्या उस भूमि में इतने लोगों की ज़रूरत है जितने वहाँ पर काम कर रहे हैं? और यदि ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भूमि का आकार बहुत छोटा है, तो फिर इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यहाँ आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। इसी स्थिति को हम अल्प बेरोजगारी की स्थिति के रूप में देखते हैं। यही अल्प बेरोजगारी, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, पूर्ण क्षमता से काम नहीं मिला हुआ है इन लोगों को। ठीक है, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी, या जो मैंने आपको एक और शब्द बताया था अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए से अलग है। जो लोग बेकार बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो तो खुली बेरोजगारी। ये वैसे नहीं है, इनके पास काम है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे नहीं कर रहे बराबर है। खुली बेरोजगारी से अलग है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इस बेरोजगारी के, प्रच्छन्न बेरोजगारी
या हम कहें इसको अदृश्य या छिपी हुई। कई बार आप पढ़ते होंगे कि अदृश्य या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में प्राथमिक क्षेत्र खासकर कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो कृषि क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि भारत में धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है ना, वैसे वैसे, क्योंकि भूमि तो उस अनुपात में बढ़ नहीं सकती, अब जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ कि भूमि का बंटवारा होता गया लगातार, और जोत या खेत का आकार लगातार छोटा होता चला गया। अब छोटे छोटे जोत पर, छोटे छोटे खेतों पर पूरा के पूरा परिवार निर्भर है। पूरा परिवार उसी पर, जैसे लक्ष्मी का एग्जाम्पल हमने देखा, ये काम करते हैं। हमने देखा भारत में एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है और वो आबादी भूमि पर, ज़मीन पर, कृषि पर निर्भर है, लेकिन उस अनुपात में ज़मीन तो है नहीं। तो वहाँ पर जितने लोग खेती के लिए होने चाहिए, जितने लोगों की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं, और इसीलिए वो सब काम कर रहे हैं, बेरोजगार नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार से बेरोजगारी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर 5 लोग मिलकर 500 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है, 100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति, और अगर वही 500 रुपये 20 लोग मिलकर कमा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 15 लोग जो है उनका कोई उत्पादन नहीं है, क्योंकि इतना तो 5 लोग ही कमा पा रहे थे। तो इन 15 लोगों को अगर कहीं और लगा दें तो 1500 रुपये और कमाए जा सकते हैं। जहाँ 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम 5 के 500 कर रहे थे, वहीं 20 के 2000 हो जाएंगे। तो यही चीज़ है कि अगर हम लोग समझें, भारत में सबसे ज़्यादा अदृश्य, भारत में सबसे ज़्यादा छिपी हुई, भारत में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी गाँव में क्यों है, खेती किसानी में क्यों है, कृषि क्षेत्र में क्यों है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी, चलिए इसी की तरह एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ, एक भूस्वामी का। इस भूस्वामी का नाम देखो, सुखराम। लक्ष्मी जो है एक छोटी किसान थी, ठीक है, लक्ष्मी एक छोटी किसान थी, वो हमने देख लिया। अब एक भूस्वामी बड़े, जिसके पास में ज़्यादा ज़मीन है, सुखराम, और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार को 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब सुखराम के पास बहुत ज़मीन है, लेकिन सुखराम के पास में इतने लोग नहीं हैं, तो यहाँ पर उल्टी स्थिति है। तो सुखराम क्या करता है, लक्ष्मी के परिवार के लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर उसका काम करते हैं, बदले में उनको कुछ पारिश्रमिक मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, ठीक है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। वही लोग जो वहाँ पर काम कर रहे थे पर कोई फ़ायदा नहीं था, यहाँ काम करने से उनको कुछ फ़ायदा होगा। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपसे कहा था, अतः 2 लोगों के चले जाने से उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि वहाँ पर सभी लोगों को पूरा काम मिल जाएगा, क्योंकि सबने बांट लिया था पहले तो, ठीक है, और इससे कोई जो है नुकसान नहीं होगा। आपकी जो उत्पादन है, 5 लोग मिलके जितना कर रहे थे उतना ही अब 3 लोग या 2 लोग कर सकते, बाकी लोग कहीं और चले गए। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि अब एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, अतिरिक्त आय होगी। तो अतिरिक्त आय यहाँ पर एक हम कहें कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो 2 लोगों के चले जाने से वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये 2 लोग कुछ यहाँ पर अतिरिक्त आय सृजित कर लेंगे। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। अभी हमने देखा कि वो सुखराम के खेत पर चले गए थे। अब अगर मान लो सुखराम के खेत पर ना जाएं तो कहीं और भी जा सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। भाई मैंने ये तो बता दिया कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या करें, इनको कहाँ ले जाएं हम? तो या तो ये किसी दूसरे के खेत पर काम करने जा सकते हैं, तो इससे इनको आय हो सकती है। दूसरा, ये किसी कारखाने में भी जा सकते हैं, किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की आय में वृद्धि हो जाएगी जब वो कारखाने में चले जाएंगे, और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते ही रहेंगे, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह जब मैं लक्ष्मी की आपको बात बता रहा हूँ तो भारत में एक लक्ष्मी की ये कहानी नहीं है, ये कहानी भारत के लाखों लाख किसान की है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या गाँवों में इस समस्या से जूझ रही है, जिनके पास में काम नहीं है पर उन्हें मजबूरी में वहीं पर काम करना पड़ रहा है जहाँ वो हैं, और इसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें,
यदि हम उन्हें कहीं और काम उपलब्ध करा दें तो कृषि उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा कि भारत में 55% लोग खेती में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र पर। चलिए इनमें से लोगों को निकाल के कहीं और काम पे लगा देते हैं। मान लीजिए हमने 25% लोग निकाल लिए, कितने, अभी भी 30% है। इन 25% को निकालने से भी हमारे देश के कृषि उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा थे, उत्पादन तब भी उतना होगा। लेकिन इस 25% के कहीं और जाने से उनका उत्पादन फिर अलग प्रकार से अलग जगह होने लगेगा। अब वो लोग भी योगदान देने लगेंगे अपना, तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ज़रा आप अपने से सोचिए, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि मान लीजिए आपके घर में एक छोटी सी दुकान है और उस दुकान में दिन भर में आपके परिवार में 4 लोग हैं और चारों लोग उस दुकान में टाइम पर बैठते हैं, ठीक है। 4 लोगों के हिसाब से अगर आपकी दुकान 12 घंटे खुली रहती है तो एक व्यक्ति 3 घंटे बैठेगा, 3 घंटे बैठेगा और उसके बाद दूसरा 3 घंटे, और ऐसे करके आप लोग चारों लोग मिला के 12 घंटे अपनी दुकान चलाते हैं। अब मैं मान लूँ कि आपकी दुकान से 1 लाख रुपए की आय होती है 12 घंटे चलने पर महीने में। यदि हम उन 4 लोगों में से 2 को कहीं और शिफ्ट कर दें, अब 2 लोग मिलके भी 12 घंटे दुकान चला सकते हैं, 6-6 घंटे करके। तो वो जो 2 लोग हमने हटाए, दुकान से अभी भी 1 लाख रुपए की आय हो रही है, पर वो 2 लोग कहीं और जाएंगे और मान लीजिए कि वो 25-25 हज़ार भी कमा रहे हैं, तो 50 हज़ार होता है और अब आपकी कुल आय हो गई 1,50,000। पहले 4 लोगों में आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, अब 4 लोगों में आप 1,50,000 रुपये कमा पा रहे हैं। और ऐसा कब संभव हुआ? जब आपने अतिरिक्त श्रम को वहाँ से हटा दिया, जब आपने उन लोगों को जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें कहीं और काम पर लगा दिया, और इससे कोई आपकी दुकान की आय पर प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी 1 लाख रुपए की आय हो रही थी। प्रभाव कब पड़ेगा? जब दुकान 12 घंटे खुलती थी, और अगर आप उसको 6 घंटे खोलें तो आपकी आय आधी हो जाएगी। पर दुकान अभी भी 12 घंटे खुल रही है, एक व्यक्ति आराम से 6 घंटा दुकान पर बैठ सकता है, तो 6-6 घंटा करके दोनों बैठ जाएं और बाकी के 2 लोग कहीं और काम कर लें, तो उनकी आय एक्स्ट्रा हो गई। ये ही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, यही सबसे अच्छा तरीका है। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आपकी आय से आपके परिवार की आय भी बढ़ जाएगी ना, उसको भी तो फायदा होगा। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कृषि क्षेत्र में है, ये प्राथमिक क्षेत्र में। अल्प बेरोजगारी भारत में दूसरे क्षेत्रों में या कहीं भी हो सकती है। जैसे शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। कई सारे लोग होते हैं हमारे यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं और वो काम ढूंढते हैं। कई बार काम मिल जाता है, कई बार काम नहीं मिलता। जैसे आपको मिल गया प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य करने वाला। जैसे पेंटर को ले लें आप, तो पानी जब आता है हमारे यहाँ 3-4 महीने, बरसात का सीज़न, मानसून का सीज़न आता है, तो आमतौर पर इन लोगों को काम नहीं मिलता, क्योंकि बरसात में इनका ज़्यादा काम नहीं चलता। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन का, रोजगार का काम भी आप देखें तो बहुत बरसात में ये काम भी नहीं चल पाता। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मौसम में, एक मौसम में चलते हैं, दूसरे में नहीं चल पाते। तो ऐसे में जो लोग इससे जुड़े हुए होते हैं उनके साथ यही समस्या आती है, ठीक है। और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। ये एक और बेरोजगारी हमने देखी थी, आपको पता है, ये तो मौसमी बेरोजगारी है। कई लोगों को काम नहीं मिल पाता। कई बार हम देखते हैं कि पहले भी मैंने आपको बताया कि शहरों में सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे चौराहे आपको मिलेंगे जहाँ पर मजदूरों की भीड़ होती है, इकट्ठा होती है। वहाँ पर वो लोग आते हैं कि जिस किसी को ज़रूरत हो काम के लिए वो उन्हें ले जाए। तो जो व्यक्ति जिसे काम करवाना होता है कोई भी, तो वहाँ से वो मज़दूरों को ले जा सकता है। तो कई बार उन लोगों को काम मिल जाता है, कई बार नहीं मिल पाता। तो सोचिए कैसी स्थिति होगी जब आप घर से निकलते हैं सुबह, तब आपको यही पता नहीं कि आज आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि काम मिलेगा तो पैसा आएगा और नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। ऐसे में इन लोगों के जीवन पर कितना बड़ा संकट होता है, कितनी अनिश्चितता होती है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और पैसे से सब कुछ होता है, व्यक्ति खाएगा उसके लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसकी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उसको पैसा चाहिए। पर कभी पैसा मिल रहा है, कभी पैसा नहीं मिल रहा है, आय हो रही है, नहीं हो रही है,
इतनी अनिश्चितताओं के बीच में लोग हमारे यहाँ जी रहे होते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए, कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं। आपने बहुत सारे ठेले वालों को देखा होगा जो ठेले पर अपना सामान बेचते हैं। कई बार आप सब्जी वालों को देखते हो जो गली गली जाकर ठेले पर अपनी सब्जियां बेचते हैं। ऐसे और भी कई सारे वस्तुओं को लोग बेचते हैं अपने ठेलों से, या ठेला खींचते हैं, सामान एक से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद भी उन लोगों को पर्याप्त आय नहीं हो पाती, इतनी आय नहीं हो पाती जिससे कि वो अपना क्या कर पाएँ, भली भांति खर्च भी चला पाएँ। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। ये काम करने के पीछे जो उनका सबसे बड़ा, हम कहें ना कि मजबूरी क्या है, मजबूरी ये है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, अच्छा ऑप्शन नहीं है। भाई कौन 45-50 डिग्री सेल्सियस की भरी दोपहरी में जब आप अपने घर से बाहर निकलने में भी कैसा हमें लगता है कि इतनी गर्मी में क्या करना, बाहर जाकर बीमार हो जाएंगे, लू लग जाएगी, आदि आदि बात हम करते हैं। तो इतनी गर्मी में कोई पूरा ठेला भर के बोझा क्यों खींचना चाहेगा, क्यों ढोना चाहेगा? इस तरह के काम जब कोई करता है तो उसके पीछे यही ऑप्शन है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो कुछ तो करना ही होगा उसको। उपर्युक्त चर्चा से इस सबसे हम ये देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो कृषि क्षेत्र में हालत यहाँ पर इस चीज़ को यदि हम देखें तो बहुत गंभीर है, जो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है हम देखते हैं। मतलब ये तो अल्प बेरोजगारी वाली बात, लेकिन खुली बेरोजगारी भी अपने आप में, ये तो वो लोग हो गए जो काम करते हुए दिख रहे हैं, कम से कम काम नहीं भी है लेकिन दिख तो रहे हैं। कई लोगों को तो वो भी नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो क्या करें उन्हें समझ में नहीं आता। मतलब वो चाहते हैं काम करना। बेरोजगार ना जो है सामान्यतः हम किस व्यक्ति को कहते हैं? बेरोजगार हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो काम करने का इच्छुक होता है, करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा, उस व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे हम लोग। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण ले। अभी हमने लक्ष्मी का एग्जाम्पल देखा ना, उसी से हम देख सकते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। यदि हमने देखा कि जो भूमि थी लक्ष्मी की वो सिंचित नहीं है, वो सूखी है, उसके पास में सिंचाई के साधन नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। यदि सरकार उसकी कुछ मदद कर दे, सरकार यदि उसको कोई सहायता दे दे या बैंक उसको ऋण दे दे जिससे अपनी भूमि में उस सिंचाई की व्यवस्था कर पाए, तो इससे क्या होगा? इससे वो साल में 2 फसल ले पाएगी। ठीक है, वर्षा काल के अलावा जैसे खरीफ के अलावा रबी की फसल भी ले पाएगी, जिससे साल भर में उसको ज़्यादा उत्पादन होगा, तो इससे परिवार की आय बढ़ेगी। एक तरीका ये हो सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल, गेहूं की फसल उपजा लेगी। खरीफ के बाद वो रबी की फसल भी ले लेगी। अब समझें इसको। इसीलिए हमारे यहाँ पर सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, सब्सिडी देती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए किसानों को सहायता दी जाती है ताकि वो अपनी भूमि में, ठीक है, उर्वरक से लेकर अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए सब्सिडी का आपने सुना होगा, और कई सारी चीज़ों को खरीदने के लिए लोन भी दिया जाता है। जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, या अपने जो है खेत में सिंचाई की व्यवस्था के लिए लोन दिया जाता है। बहुत प्रकार से सरकार कोशिश करती है कि किसानों को कुछ अतिरिक्त आय हो जाए, इसके लिए हम उनकी कुछ सहायता कर पाएँ। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। जब आप गेहूं की फसल करते हो तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की जाए, वो लक्ष्मी के पास तो 2 हेक्टेयर भूमि है, तो वो 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार दे सकता है। मतलब बीज डालना, पानी देना, खाद डालना, कटाई देना, ठीक है, सिंचाई वगैरह करने का, तो 50 लोगों को काम मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? 2 लोगों को 50 दिनों तक काम मिल जाएगा 2 लोगों को। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है जो कहीं और जा रहे थे पहले। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है।
इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। इसी को बड़े पैमाने पर करें, इसी को यदि हम बड़े पैमाने पर करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि एक बड़ा बांध बना दें उसी इलाके, जहाँ से लक्ष्मी जैसे ऐसे कई किसान जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ तक हम सिंचाई की सुविधा पहुँचा दें। हम नहर खोद दें तो पानी को रोक आ जाएगा रिजर्वोयर में, और नहर के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कि बांधों के माध्यम से जो नहरें बनाई जाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, काफ़ी सारे लोगों को सिंचाई सुविधा मिल जाती है, तो कई लोगों को फ़ायदा हो जाएगा लक्ष्मी जैसे, इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही सही। दूसरा, नहर और बांध बनाने में रोजगार भी मिलेगा लोगों को। भाई बांध बोलने से तो नहीं बन जाता, बांध बनने में कई समय लग सकता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, 4 साल, 5 साल लग सकता है, बड़ा बांध है तो और ज़्यादा टाइम। तो बांध बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होगा और कई सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो उससे भी रोजगार का सृजन हो जाएगा और बांध बनने के बाद इस प्रकार के फायदे और हमें मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। हमने पहले ये देखा कि भारत में बेरोजगारी को लेकर क्या स्थिति है। भारत में बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है और बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो काम कर रहा है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इन लोगों को काम कैसे दें, हमारे दिमाग में पहला एक क्वेश्चन आता है कि रोज़गार कहाँ दिए जा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हम देख ही रहे हैं कि रोज़गार कहाँ दिए जा सकते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दे दो, ठीक है, अपने ही खेतों में, या आप इस प्रकार के कोई निर्माण से जुड़े हुए काम करो, बुनियादी संरचनाओं से जुड़े हुए काम करिए तो लोगों को काम मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अब लक्ष्मी का चूंकि हमने देखा कि पहले एक फसल होती थी, अब उसी खेत में 2 फसल होने लगी क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था हो गई है। ऐसे दूसरे किसानों को भी फायदा हुआ होगा ना। तो अब उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले जहाँ एक फसल से पैदावार होती थी अब 2 फसल हो रही है तो उत्पादन तो उस खेत का बढ़ गया। उस भूमि के उत्पादन के बढ़ने का कहीं ना कहीं आप देखिए फायदा होगा। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। अब चूंकि पहले ज़्यादा पैदा नहीं कर पाते थे, अब इतना हो रहा है कि थोड़ा सा बच रहा है अतिरिक्त है तो उसको बेचना होगा उनको, और इसके लिए नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता। उस उत्पादन को कैसे ले जाएंगे, उसके लिए कोई गाड़ी करेंगे, ठीक है, सड़क होनी चाहिए, गाड़ी होगी, उस गाड़ी में रख के उसको लेके जाएंगे तो इससे आप देखो कि गाड़ी वाले को पैसा मिलेगा, इससे दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता जा रहा है। इससे आप देखिए सेवा क्षेत्र की भी वृद्धि हो रही है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर या बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रकों के माध्यम से अपने वस्तु या माल को, उत्पादन को शहरों में बेचने के लिए भेजा जाएगा, पर इसके लिए सरकार को कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, सरकार को सड़क बनानी पड़ेगी, आधारभूत सुविधाएं देनी होंगी, तब जाके हो पाएगा ना। और अगर अभी फसल नहीं बेचना है तो स्टोरेज बना लिया जाए, वहाँ पर कुछ समय के लिए भंडारण किया जा सकता है, अपना माल या वस्तु रखी जा सकती है, उत्पादन को रखा जा सकता है ताकि खराब ना हो। आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम सुना होगा, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये इस दिशा में मील का पत्थर है। दरअसल इसके माध्यम से हमने क्या सोचा है, हमने सोचा है कि जो छोटे गांव हैं उनको शहरों से जोड़ने के लिए 12मासी सड़कों का निर्माण, ताकि 12 महीने, पूरे 12 महीने, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं ना कि गाँव में कच्चे रोड होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, तो जब पानी आता है तो वो पूरा कीचड़ हो जाता है, दलदल हो जाता है, वहाँ से संभव नहीं हो पाता आवागमन। तो पक्की सड़कें यदि बन जाएं तो साल भर आप गांव से शहर बड़े आराम से आ जा सकते हैं, बड़े बड़े वाहन जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यही था कि हम क्या करना चाहते थे, कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहते। शहर और गाँव इनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गांव में ही उत्पादन होता है। हमने प्राथमिक क्षेत्र की बात की ना, तो सारे बड़े महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पाद तो गांव में ही होते हैं, चाहे वो कृषि को ले लें या दूसरे किसी सामान को ले लें, वहाँ से वो शहरों तक आ सकें। इसके लिए हमें सड़कें चाहिए, और सड़कें ऐसी चाहिए जो साल भर खुली रहे, 12मासी सड़कों की ज़रूरत है हमें। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से देश में बहुत सारे गाँवों को, ठीक है, शहरों से पक्की सड़कों से जोड़ा है। यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इससे क्या होगा, इससे हर व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है।
अब वो ट्रक जो है वो गांव तक जा सकते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। तो इनको अतिरिक्त आय तो हुई, इन्होंने बेच दी, अपनी फसल ज़्यादा हुई थी तो इन्होंने बेची, इससे इनको फायदा हुआ। इस काम से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। अब कोई उस गाड़ी को लेकर जाएगा, लाएगा, तो उसको रोजगार मिला, गाड़ी जिसकी है उसको भी पैसा मिला। इसके बाद जिस व्यापारी के पास ये माल जाएगा वो बेचेगा, उसको भी पैसा मिला। तो कितने लोगों को फायदा हुआ। और यदि मान लें कि लक्ष्मी के पास ये अतिरिक्त उत्पादन होता ही नहीं तो गाड़ी क्यों जाती? सामान लेने के लिए। व्यापारी को कहाँ मिलता हो सामान बेचने के लिए? तो एक चीज़ से कितने निशाने साधे। हमने बांध बना दिया, सिंचाई की सुविधा कर दी, स्टोरेज कर दिया, सड़क बना दी, हमने बुनियादी सुविधाएं कर दी। इसी को कहते हैं ग्रामीण विकास। जब बुनियादी सुविधाएं होती है तो इसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली स्वतः ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। और ऐसे लक्ष्मी जैसे लाखों किसानों को इसका फ़ायदा मिलने लगता है। और न सिर्फ लक्ष्मी जैसे किसान बल्कि दूसरे व्यापारी, तृतीय क्षेत्र में लगे हुए लोग और कई सारे लोगों को रोजगार मिलने लगता है। लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक सीमित नहीं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी मिल जाएगा तो लक्ष्मी को जो है भूमि पे उत्पादन होने लगेगा, और भी कुछ चीज़ें चाहिए। उसे बीज चाहिए होंगे, उसे उर्वरक चाहिए, कृषिगत उपकरण चाहिए, पानी निकालने के लिए पंप सेट भी चाहिए। भाई गेहूं की फसल अगर उसे लेना है तो उसके लिए उसको गेहूं के बीज लेने होंगे, बीज खरीदने का पैसा चाहिए। इसके साथ उसको उर्वरक चाहिए, खाद के बिना कैसे होगा। हम लोग बात करते हैं ना फर्टिलाइजर्स की, खाद की, तो उर्वरक चाहिए। इसके साथ कृषिगत उपकरण भी तो चाहिए, उसे ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, थ्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे जो है यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी खेती करने के लिए। अब वो लकड़ी से, बैल की सहायता से तो खेती करने वाला ज़माना चला गया, तो इसकी भी व्यवस्था की जाती है। आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड का आपने सुना होगा नाम, KCC। सरकार इस प्रकार की योजना से, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना के माध्यम से क्या करती है, इस योजना के माध्यम से किसान जो है वो अपनी आने वाली फसल के लिए कुछ पैसा या ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे उनको पैसा मिल जाता है खाद खरीदने का, बीज खरीदने का, ठीक है, कीटनाशक खरीदने का। बाद में जब फसल आती है तो उस पैसे को चुका सकते हैं, ठीक है, तो उससे उनका मुनाफा भी मिल जाएगा और वो पैसा भी उनका चुक जाएगा। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और साहूकार जो है वो उच्च ब्याज दर पर पैसा लेगा। आपको पता है कि महाजन और साहूकार हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि जब भी किसी को गांव में या पैसे की ज़रूरत होती है इस प्रकार से, तो सबसे पहला जो स्रोत होता है जो उन्हें पैसा दे देता है वो होता है कोई महाजन, बनिया, साहूकार। लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है। ये पैसा देते तो हैं लेकिन पैसे के साथ बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज दर ली जाती है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। इसके साथ साथ ब्याज पर ब्याज भी लिया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। किसान जितना फसल पैदा करता है ज़मीन में वो सारा तो ब्याज में ही चला जाएगा। मुंशी प्रेमचंद को आप देखिएगा या कैसे बड़े ऐसे कहानीकार या लेखक का आप उस काल का पढ़ेंगे, चित्रण देखेंगे गाँव का, तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जो किसानों की दयनीय स्थिति थी अंग्रेजी शासन में, उसका सबसे बड़ा कारण तो अंग्रेज थे, ये साहूकार और महाजन भी थे। तो साहूकार और महाजन के बारे में हमने गोदान में या आपने अलग अलग साहित्य पढ़ा हो कभी, तो उसमें देखा होगा किस प्रकार से ये लोगों की ज़मीन हड़प लिया करते थे। ब्याज के नाम पर ही ब्याज का ब्याज, और इस प्रकार से चलता रहता था। इंसान धीरे धीरे अपनी ही ज़मीन पर क्या हो जाया करता था, मजदूर बन जाया करता था। अपनी ही ज़मीन पर वो क्या करने के लिए, मजदूरी करने के लिए विवश हो जाया करता था। तो अब यहाँ क्या करें, लक्ष्मी को पैसा चाहिए था तो वो साहूकार के पास गई, जबकि नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए था, पर ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सरकार ने संस्थागत ऋण की व्यवस्था की है। इसके लिए बैंकिंग सिस्टम को अब हमने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। गाँव में भी हमने बैंकों को पहुँचाया है
किसानों को ऋण लेना हो तो वो बैंकों से ले सकता है। संस्थागत वित्त की जो है माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार का जो ऋण दिया जाता है वो ना मिले किसानों को। एक निश्चित ब्याज दर हो, एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर साहूकार की और बैंक की ब्याज दर को आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम होती है उसके मुकाबले बैंक की ब्याज दर। फिर सहकारी बैंकों का कॉन्सेप्ट है, वो तो और कम ब्याज दर पर पैसा दे देता है, ठीक है। सहकारी बैंक हो गया। हमने इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रयास किए। आरआरबी का नाम सुना होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। कमर्शियल जो बैंक है हमारे, वाणिज्यिक बैंक, वो भी बहुत सारे यहाँ पर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ठीक है। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बहुत सारे बैंक हमारे यहाँ ये भी काम कर रहे हैं। आज भारत में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि वाणिज्यिक बैंक हैं जो लोग पैसा देते हैं किसानों को, ठीक है। सबसे बड़े पहले नंबर पर यही आते हैं। इसमें आप नाबार्ड का नाम सुनते होंगे, जो हमारे यहाँ पर शीर्ष संस्था है ग्रामीण विकास और वित्त के लिए, कृषि वित्त के लिए, इनके लिए। तो ये जो नाबार्ड है, ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम क्या करना चाहते हैं, इसके द्वारा भी हम चाहते हैं कि एक ऐसा ढांचा बने जिससे कि किसानों को संस्थागत ऋण, संस्थागत वित्त की प्राप्ति हो, जिसमें मतलब चूँकि साहूकार मनमाने दर पर सिर्फ ब्याज नहीं लेता बल्कि ऋण की शर्तें भी कोई सही नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। ज़मीन जो है जब्त करवा लेता है, ज़मीन छीन लेता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी बचना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जो है साहूकार से ऋण ले ले और बाद में उसकी ज़मीन ही चले जाए, ये तो और बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पहले तो पेट भी भर रहा था, अब तो पेट भी नहीं भर पाएगा अगर ज़मीन चली गई। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वहाँ बैंकिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी, हमें बैंक की सुविधा वहाँ देनी पड़ेगी ताकि बहुत ही, ठीक है, सामान्य दर पर उसको ऋण मिल जाए। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत। यही ग्रामीण विकास है, जो आप इस समय मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो हम लोग देख रहे हैं, यही रूरल डेवलपमेंट है। और क्या है ग्रामीण विकास? यदि किसानों को अपनी भूमि पर खेती करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो, ठीक है, सही ब्याज दर पर उपलब्ध हो, सही शर्तों पर उपलब्ध हो, ठीक है, सारे इनपुट्स जैसे मैंने बताया, उर्वरक, खाद वगैरह सब सही दरों पर उपलब्ध हो। इसके साथ गांव में सड़कों से लेकर सारी बुनियादी बांध, सड़क, नहर, सारी चीज़ें उपलब्ध हो, ठीक है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सबको रोजगार हो। तो और इसके अलावा ग्रामीण विकास क्या होता है? यही तो रूरल डेवलपमेंट है। यदि आप ऐसा कर पाए तो निसंदेह हमारे देश में ग्रामीण विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार की हमें ज़रूरत है। हम ये देख रहे हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। अब हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते। चलिए, एक तो हमने देखा कि ये तरीका हो गया कि हमने लक्ष्मी जैसे किसानों को ऋण और दूसरी सुविधाएं दी और उसके यहाँ सिंचाई की सुविधा कर दी, उस प्रकार से हमने एक देखा। दूसरा वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना जो वहाँ बहुत अधिक लोगों को नियोजित कर सकता है। मतलब इसके अलावा ऐसे छोटे मोटे उद्योगों, सेवाओं की, ठीक है, जिससे ज़्यादा लोगों को वहाँ काम मिल सकता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे गांव में बहुत सारा उत्पादन होता है, प्राथमिक उत्पाद हमने देखा ही सही। उस उत्पादन की सहायता से कुछ हम लोग निर्माण करके गांव में लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं। ये भी हो सकता है, जैसे मान लें कि अनेक किसान अरहर और मटर, है ना, मटर आपको पता है दलहन फसल है, उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए और शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना ऐसा ही एक उदाहरण है। अब दाल तो उन्होंने पैदा कर ली, अब उस दाल को हम लोग प्रसंस्कृत कर सकते हैं, दाल मिल बना लें तो कई सारे लोगों को वहाँ काम मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि पापड़ से लेकर ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं जिसमें कई सारे लोगों को काम मिला होता है। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अगर आपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में सुना हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से भी बहुत लोगों को काम दिया जा सकता है, ठीक है। शीत भंडार गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा। अगर हम कोल्ड स्टोरेज खोल पाएँ,
हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बहुत सारे किसानों का, कृषकों का जो उत्पादन है, जो उनकी जो उपज है, कई बार वो बेकार हो जाती है। बेकार इसलिए हो जाती है कि जिस समय उनका वो उत्पादन होता है उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल रहा होता है, या वो उस समय अपनी उपज नहीं बेचना चाहते, लेकिन मजबूरी में बेचना पड़ता है। या तो वो बेचना ही नहीं चाहते कि इस समय हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो बेच लेंगे, पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी, या सही दाम तक रुक जाएं कि अभी बिल्कुल दाम नहीं। कई बार हम देखते हैं कि प्याज, टमाटर जैसी चीज़ें लोग सड़कों पे फेंक देते कई सारे किसान। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो वैसे भी ख़राब हो जाना है और बेचने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि सही मूल्य नहीं मिल रहा। किसान अगर उसको गांव से शहर में लेकर आएगा और उसको बेचेगा तो उसका आने जाने का किराया भी नहीं निकलेगा, भाड़ा भी नहीं निकलेगा, तो क्यों बेचेगा? इसलिए वो फेंक दिया करता है कई बार। तो यदि हम इन्हें संभाल के रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, शीत भंडार गृह जैसी अगर निर्माण कर पाएँ चीज़ों का, तो इससे बहुत बड़े किसान लेवल पे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इससे वो अपनी फसल को रख सकते हैं लंबे समय तक, जिससे जब मन चाहे वो अपनी फसल को बेच सकते हैं और वो बर्बाद भी नहीं होगी। ठीक है, इसको आप वैसे समझो कि भारत में बांध बनाए जाते हैं ना। हम देखते हैं कि हर साल भारत में बारिश होती है, हर साल आपने देखा हो भारत में मानसून काल में बहुत भारी वर्षा होती है, और इस वर्षा में काफ़ी सारा पानी हमारा बहकर चला जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारा पानी आता है तो बहकर समुद्र में चला जाता है। इसीलिए हम बांध बना लेते हैं कि अगर हम, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बारहमासी तो है नहीं, साल भर उनमें पानी रहता नहीं है, सिर्फ मानसून काल में पानी आता है। हम बांध बना लेते हैं, पानी को रोक लेते हैं ताकि वो पानी बह कर ना जाए और साल भर हमारी आपूर्ति करता रहे। ना बांध बनाए तो बह के चला जाएगा। वैसे ही कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी यही फ़ायदा है कि बहुत सारी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी और सही समय पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो किसानों को एक और अवसर मिलेगा कि वो अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण, स्टोरेज कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। तो उससे फ़ायदा ही होगा ना, कि जहां उसने उसको 100 रुपये किलो में बेच दिया था, वही वो अगर 500 रुपये किलो में बेचता है, 400 रुपये किलो में बेचता है, तो अतिरिक्त आय हुई उसकी। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। वन उत्पाद, वनोपज भी आपने सुना होगा भाई, वन से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लोग रहते हैं, खास करके आदिवासी लोग आमतौर पर ऐसी जगह पर रहते हैं, उन लोगों को भी काम मिल जाएगा यदि हम इस प्रकार के वन से जुड़े हुए उत्पादों के लिए उनके लिए कुछ कर पाएँ। जैसे यहाँ शहद वाला एग्जाम्पल दे रख दिया है, भाई शहद मिलता है आपको वनों से, तो शहद संग्रह केंद्र जो है, ठीक है, उनका कलेक्शन किया जा सकता है, हनी का, शहद का, ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं। तो इससे उन लोगों को क्या होगा, इससे उन्हें रोजगार मिल जाएगा, आय होगी उनकी। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, इसके लिए प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। तो सीधे फल बेचेंगे तो उतना पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसी फल से जूस बना के बेच दिया जाए तो ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, सीधा टमाटर बेचा जाए तो उतना पैसा नहीं आएगा, और उसी टमाटर का सॉस बना दिया जाए तो ज़्यादा में बिकता है। 1 किलो टमाटर का दाम और 1 किलो सॉस का दाम, केचप जिसको आप कहते हैं, केचप या सॉस जो भी आप कहें, तो इसमें आपको फ़र्क मिलेगा। 1 किलो टमाटर का दाम बहुत कम होता है और 1 किलो केचप का दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, इससे कई फ़ायदे हैं, क्योंकि टमाटर ख़राब भी हो जाना है, केचप ख़राब नहीं होता। दूसरा, टमाटर जो है उसके दाम कम थे, यहाँ पर दाम केचप के ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कई लोगों को काम मिल जाएगा केचप बनाने की प्रक्रिया में, सॉस बनाने की प्रक्रिया में। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी इस समय बुनियादी कमज़ोरी है। हमारा देश विश्व में ये एक पूरा टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग वाला। भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा देश बहुत सारा उत्पादन करता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कृषिगत उत्पादन की कमी नहीं है। आज हमारे देश में
विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ इस क्षेत्र में होता है। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना या दुर्भाग्य कहिएगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे उत्पादों का बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। जिस समय मैं आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इससे कितना फ़ायदा, और अब इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है। पहले का एक ज़माना था जब हमारे घरों में पापड़ बनाए जाते थे। घर की महिलाएं ही समय पर चीज़ें बनाया करती थी, जैसे पापड़ अचार जैसी चीज़ें। अब इतना समय नहीं है लोगों के पास, लेकिन पापड़ और अचार तो चाहिए, तो रेडीमेड तैयार करके लोग उनको खरीद के ला रहे हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे रूप में अगर हम देखें तो इस इंडस्ट्री, इस उद्योग की संभावनाएं बहुत है और इससे हमारा कई सारा फ़ायदा है। हमारे कृषिगत उत्पाद खराब होने से बच सकते हैं, किसानों को अच्छी आय उनकी मिल सकती है, कई लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत तरीके से हम लोग अगर देखें तो ये बहुत बड़ा एक हमारे पास प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन हमें इसके लिए ऐसी प्रसंस्करण उद्योगों की, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिले। भाई अगर आपको अपनी ज़मीन में काम नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो इस प्रकार की चीज़ों से या इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा हम नए रोज़गारों का सृजन कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? भूल गया मैं कि ये रिकॉर्डेड सेशन है। मुझे एक्चुअली आपसे पूछने की आदत पड़ी हुई है, तो वो लाइव सेशन में जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ आया कि नहीं आया, और तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट आते हैं, पता चल जाता है कि आया कि नहीं आया। अभी मान लेते हैं अभी के लिए कि आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से कभी किसी दिन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 47% बच्चे हैं, मतलब सिर्फ इतने ही बच्चे हैं जो इस आयु वर्ग में स्कूल या कहीं जाते हैं। इनमें से 52% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, मतलब 47% और 52% जो है विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते। हमारी जनसंख्या में लगभग 47% लोग इस एज में आते हैं और इनमें से 52% लोग, मतलब आधी जनसंख्या है और आधी में से आधी ही जाती है स्कूल या कॉलेज। मतलब इसका यह है कि इनमें से आधे से ज़्यादा स्कूल या तो जाते नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं जाते, या वो कोई काम करते हैं, ठीक है, या तो वो जाते नहीं है या घर पर रहते होंगे, या उनमें से कई सारे श्रमिक के तौर पर, खासकर बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते होंगे। अब सोचिए कि यदि हम इतने बच्चों को, ये जो 52% जा रहे हैं, मतलब 48% नहीं जा रहे, यदि ये 48% और जाने लग जाएं तो हमें क्या करना होगा? यदि ये भी विद्यालय जाने लगे तो हमें बहुत सारे स्कूल और कॉलेज चाहिए, मतलब हमें कई सारे भवन बनाने पड़ेंगे, कई सारे टीचर्स चाहिए, अध्यापक हमें चाहिए और अन्य कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, है ना। आप देख रहे हैं कि जैसे पहले सिर्फ सरकारी स्कूल होते थे तो सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, तब बहुत कम लोग पढ़ते थे। धीरे धीरे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, आज लगभग हर व्यक्ति स्कूल जाता है। तो देख पा रहे होंगे आपके धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उतनी संख्या में बच्चे भी होते जा रहे हैं पढ़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें नए स्कूल, नए कॉलेज चाहिए, हमें नए टीचर, नए प्रोफेसर्स चाहिए। इसके साथ साथ हमें और भी कर्मचारी लगे, प्यून से लेकर क्लर्क से लेकर तो सारे कर्मचारी वगैरह सब हमें चाहिए। तो जब ये सब हो जाएगा तो इतने सारे रोजगार और सृजित होंगे कि नहीं होंगे? ज़रा सोचिए। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। यहाँ कमी है। यदि हम लोग इसको ठीक कर लें, मतलब सभी लोगों को यदि स्कूल जाएं, सभी लोग यदि पढ़ने लग जाएं, तो और नए स्कूल, नए कॉलेज चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि और रोजगार बनेगा। तो एक अनुमान के हिसाब से लगभग 20 लाख रोजगार, बताइए, बहुत बड़ा अमाउंट है। कई सारे लोग जो घर में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्हें काम नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को काम दिया जा सकता है। जब हमारे यहाँ वैकेंसी आती है ना, आपने देखा होगा टीचर्स के लिए जो वैकेंसी आती है तो कई सारे लोग अप्लाई करते हैं, उन्हें काम मिल जाता है, वो रोज़गार प्राप्त हो जाता है उन लोगों को। तो कई लोगों को यहाँ रोज़गार दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और ज़्यादा डॉक्टर्स, और ज़्यादा नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मचारियों, कंपाउंडर वगैरह की ज़रूरत होगी।
तो इन्हें भी रोजगार मिलेगा। जैसे जैसे गांव में अगर स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और छोटे मोटे हॉस्पिटल और ये सब हम गांव में खोलने लगेंगे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर काम मिलने लग जाएगा। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे। तो इस सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस सब के द्वारा हम बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। रोजगार वो भी दे दिया हमने, विकास वो भी कर दिया, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं वो भी हम दे पाए, कई सारी चीज़ों को हमने कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आय भी बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, कई सारी चीज़ें हो जाएंगी कुल मिला के, और इसके बाद में हमारा टोटल जीडीपी भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगा और संतुलित होगा। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यदि हम बात करें तो हर राज्य में, हर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें काम नहीं दिया जा सकता, ठीक है, या रोजगार में वृद्धि नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। हम आय और रोजगार दोनों में वृद्धि कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हमने लक्ष्मी जैसे किसानों की आय बढ़ा दी, कैसे हमने अतिरिक्त उत्पादन कर लिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। शिक्षा स्वास्थ्य में कई लोगों को काम मिल सकता है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। अगर आप इसके अलावा पर्यटन टूरिज्म इंडस्ट्री को ले लें, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग को आईटी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी नई नई सेवाओं के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? इन नई नई सेवाओं के माध्यम से भी रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ के लिए हमें सरकारी सहायता भी चाहिए, क्योंकि बिना सरकार की सहायता के नहीं हो सकता। सरकार इसीलिए कई सारे योजना चलाती है। आपने देखा होगा अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, क्या है ये हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लोगों को भारत घूमने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐड राज्यों द्वारा भी दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्थान का प्रचार आपने करते हुए देखा होगा, मध्य प्रदेश का आपने देखा होगा, एमपी गजब है, सबसे अजब है, ठीक है। एमपी का पर्यटन बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रचार किया जाना, ऐड आपने टीवी में देखा होगा। गुजरात में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब को देखा होगा, जब वो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वो गुजरात पर्यटन को बढ़ावा दे रहे थे। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में गिर है, ठीक है, गुजरात में कच्छ है, ऐसा कई प्रकार की चीज़ें बता के आप लोगों को, तो ये है जो कई सरकार करती है प्रयास। पर्यटन में जब व्यक्ति घूमने जाते हैं ना हम लोग, तो आपने देखा होगा, आप कहीं ना कहीं तो घूमने गए होंगे कभी भी। यदि आप देश में या विदेश में कहीं भी जाएं तो आपने देखा होगा कई लोगों को रोज़गार मिलता है। जिस जगह पर आप घूमने जाते हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ही, सबसे पहले आप जाएंगे तो फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, किसी गाड़ी से जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखिए कि उसमें आप लोगों का पैसा खर्च होता है, तो कई लोगों की आय होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई कैब किया घूमने के लिए, तो वो जो कंपनी है जिसकी वो गाड़ी है उसको आय होगी। इसके बाद जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कई लोगों को रोज़गार मिल जाता है। जो आप लोगों को होटल में आप ठहरते हैं तो होटल इंडस्ट्री चलती है, फिर होटल से जुड़े हुए कई लोगों को काम मिलता है। एक बटलर से लेकर तो छोटे छोटे कर्मचारियों को, होटल के सारे उन लोगों को काम मिल जाता है। इसके साथ फिर आप जब घूमने जाते हैं तो गाइड से लेकर कई सारे लोगों को काम मिल जाता है। वहाँ पर जो बाज़ार होता है, उन बाज़ारों में जो दुकानें, उन लोगों को जब आप कोई सामान वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं तो उन लोगों को भी उनका सामान बिक जाता है, उनको रोज़गार मिल जाता है। तो इस प्रकार से एक बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन होता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है पर्यटन, और इसीलिए इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है पर्यटन के ऊपर। विश्व के कई देशों की, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन से ही चल रही है। मतलब उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत जो ज़रिया है वो पर्यटन है। आप समझ रहे हैं, पर्यटन के माध्यम से बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, कमा पा रहे हैं। तो पर्यटन हो गया, इसके अलावा और मैंने आपको आईटी सेक्टर जैसा बताया। इनमें से कुछ के लिए समुचित उद्योग, कुछ योजना के सरकारी सहायता की आवश्यकता।
उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान। देखिए आप यहाँ भी जैसे 20 लाख तो हमने देखा 20 लाख तो हमने देखा कि लगभग कहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में ही हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि 35 लाख से ज़्यादा लोगों को पर्यटन क्षेत्र में दिया जा सकता है रोजगार अगर इसमें सुधार हो। अब इसीलिए हम देखते हैं ना कि हमारे जो विरासत स्थल है इनके हम लोग संरक्षण की बात करते हैं, विरासत स्थलों को सुरक्षा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्यों किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि अगर ये जो इमारतें हैं जो लोग देखने जाते हैं, अगर ये सुरक्षित नहीं रहेंगी तो लोग यहाँ पर जाएंगे नहीं, जिससे यहाँ पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा पूरी की पूरी व्यवस्था को, लोगों की आय को। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जैसे कई सारे ऐसे जगह जो पूरे पर्यटन से चलते हैं। पर्यटन एक बहुत बड़ी जरिया है उनकी आय का, और यदि पर्यटन नहीं होता है तो बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। आप राजस्थान में जाते हैं तो आप किले देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं, ठीक है। जब आप दक्षिण में जाते हैं तो बीच देखते हैं, प्राकृतिक बीच घूमने के लिए कई लोग चेन्नई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं। उसके अलावा पहाड़ देखने के लिए कई लोग उत्तर में जाते हैं, हिमालय जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। 35 लाख से ज़्यादा रोजगार तो हम सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए क्या करें। भाई ये तो सब मैंने बड़ा लंबे समय का बताया। जैसे आज के आज पर्यटन क्षेत्र में सुधार हो जाएगा, आज के आज ये सब नहीं होगा। आज के आज शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो जाएगा, सबको रोजगार वहाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और नहीं ऐसा स्वास्थ्य या कहीं और होगा। तो अभी क्या करें, चलिए कोई भी उपाय होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घकालिक जिसको आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और एक होता है अल्पकालिक जिसको आप शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो अभी क्या करें, अभी किस प्रकार के उपायों को अपनाया जाए, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया। भाई ये किताब आपको पता है कि पुरानी है। तो ये बात हो रही है मनरेगा की। जब हमारे यहाँ पर फरवरी 2006 में लागू किया गया था काम का अधिकार अधिनियम, ठीक है। महात्मा गांधी, आपने सुना होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बारे में मैं आपको 9th की NCERT पढ़ाते समय भी बता चुका हूँ। मनरेगा के बारे में, है ना। मनरेगा जो है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम, एक बहुत बढ़िया योजना, और ये कानून है 2005 में बनाया गया था, एक प्रकार से लोगों को काम का अधिकार देने के लिए। तो ये उपाय है जो तुरंत किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके कई सारे फायदे हैं। तो हमने मनरेगा को लागू किया था शुरुआत में कुछ जिलों से, और कानून बनाया था। बाद में इसमें हमने और भी जिले समय समय पर जोड़े हैं। 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं हम लोग, जो आप लोग सामान्य शब्दों में मनरेगा के नाम से जानते हो, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले ये चूंकि नरेगा था तो इसको ऐसे बोलते थे। 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, मतलब जो काम कर सकते हैं, काम की ज़रूरत है, काम करना चाहते हैं, तो ऐसे अकुशल श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है कि भाई आपको 100 दिन का काम तो साल भर में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, ठीक है, मान लें कि सरकार काम नहीं दे पाए, क्योंकि काम तो उन्हें चाहिए देना है लेकिन नहीं दे पाए, तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान। यहाँ पर ऐसा है कि आपने काम मांगा कि मुझे काम चाहिए, और अगर आपको काम नहीं मिलता है तो 15 दिन के अंदर अंदर यदि काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। मतलब आपको
बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जिनसे भी, जैसे बांध बनाना होता है ना, छोटा बांध बनाना, चेक डैम बनाना, ऐसी चीज़ें, इससे भविष्य में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ऐसे कामों को प्राथमिकता दी गई है। तो 100 दिन का काम, 100 दिन साल भर में आपको वर्ष में 100 दिन का काम की गारंटी। अब कल्पना करो कि लक्ष्मी के परिवार के बारे में मैंने आपको बताया था। लक्ष्मी के परिवार के बारे में हमने देखा किस प्रकार से जो लक्ष्मी के परिवार में बहुत ही हम कहें कि कम आय हो रही है, ज़्यादा लोग हैं, तो अतिरिक्त लोग जो थे उन लोगों को आप यहाँ मनरेगा में काम करने के लिए पहुँचा सकते हैं। यहाँ से इन्हें काम मिल जाएगा, परिवार को अतिरिक्त आय हो जाएगी। तो ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए, भूमिहीन श्रमिकों के लिए ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। ठीक है, यहाँ तक हम समझ में आ गया हमको। अब एक और चीज़, ये तो सब आपने समझ लिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब समझ में आ गया, लेकिन और भी तरीके से विभाजित किया जा सकता है। जैसे हमने देखा ना, आर्थिक कार्यों को हमने विभाजित किया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में। इसके अलावा एक अन्य तरीके का भी हम परीक्षण करेंगे जिसके आधार पर लोग काम करते हैं। और यह कैसे होता है विभाजन, उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और उस विनियम है काम से जुड़ा हुआ जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है, उसको पालन किया जाता है, इस आधार पर भी हो जाएगा। आपने सुना भी होगा संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्र, जहाँ पर एक निश्चित नियम होते हैं जिनके आधार पर लोग काम करते हैं। ठीक है, दूसरी सुविधाएं दी जाती है बहुत सारी ज़रूरी उन लोगों को, श्रमिकों को, वो होता है संगठित क्षेत्र। दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र, जहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, ना तो उनको रोजगार की कोई गारंटी है, ठीक है, कभी भी निकाला जा सकता है, ना कोई सुविधाएं हैं और कोई नियम भी नहीं है। इस प्रकार के क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ मैं आपको दो लोगों का एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें एक संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है और दूसरा असंगठित क्षेत्र, और आपको समझ में आ जाएगा कि संगठित क्या होता है, असंगठित क्या होता है। सबसे पहला उदाहरण है कांता का। कांता, ये महिला एक कार्यालय में काम करती है और वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्य, मतलब इसका फिक्स है टाइम 9:30 से 5:30। तो ये कितने घंटे हो गए अगर हम देखें तो ये लगभग आपके 8 घंटे का, कितने घंटे काम करती है, 8 घंटे। ठीक है, 9:30 से 5:30 ये कार्यालय में रहती है। नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। जैसे ही महीना कंप्लीट हो जाता है इसको अपना वेतन मिल जाता है। इसके अलावा वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। इसको भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं भी प्राप्त हैं। ठीक है, मतलब बाद में जब रिटायर होगी तो इसको कोई बढ़िया अमाउंट भी मिल जाएगा। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब बीमार हो जाए तो उसको उस प्रकार की सुविधाएं भी हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती, संडे को ऑफ होता है ऑफिस का, तो ये काम पर नहीं जाती, लेकिन रविवार को भी जो ये नहीं जाती उसका भी इसको पैसा मिलता है, ये काटा नहीं जाता। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। सवेतन अवकाश का मतलब है कि छुट्टी भी होगी और उसका पैसा भी मिलेगा। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, अपॉइंटमेंट लेटर जिसको आप कहते हैं, जिसमें नौकरी से जुड़ी हुई शर्तें और निबंधनों का उल्लेख था। जब आप लोग कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे ना तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। कहीं बड़ी कंपनी में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, बाकायदा उसमें सारी लिखी होती है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के, आपको कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें होंगी। तो इनका क्या, किस चीज़ का पालन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट पूरा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कांता को अगर आप देखें तो कांता एक संगठित क्षेत्र में काम करती। क्यों? क्योंकि देखिए आप, इसको छुट्टी भी मिल रही है हर रविवार को, 7 दिन नहीं जाना पड़ता, उसका पैसा भी मिल रहा है। इसके अलावा उसको कई प्रकार के चिकित्सा और दूसरे भत्ते भी मिलते हैं। आवश्यक काम होने पर उसको छुट्टी भी मिलती है और उसका भी पैसा उसको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। और कुछ नियम शर्त हैं। 9:30 से 5:30 का मतलब है 8 घंटे का काम है, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता और टाइम भी फिक्स है। ये सारी चीज़ें आपको जो आप दिखाई दी हैं, ये सब कांता के क्षेत्र में, ये संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। अब दूसरा जो व्यक्ति है जिसका उदाहरण हम देखेंगे वो है कमल। कमल भी आप ही लोगों की तरह आप ही के बीच में से है। कमल को यदि देखें
तो वो कांता का पड़ोसी है और वो नज़दीक की किराना दुकान में काम करता है। कांता जो एक ऑफिस में सरकारी कार्यालय में काम करती है और जो दूसरी तरफ कमल है वो किराना की दुकान में काम करता है पड़ोस में। ये दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है, मतलब जितने दिन ये जाएगा काम पर उतने दिन का पैसा दिया जाता है। मतलब ऐसा है कि किसी समय हम मान लें कि 30 दिन में से ये 4 दिन नहीं गया तो 4 दिन का पैसा काट लिया जाता है, रविवार को नहीं जाएगा तो रविवार का पैसा काट लिया जाता है। तो ये दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है, सुबह 7:30 बजे दुकान पे जाता है और शाम को 8 बजे तक काम करता है। आप देख सकते हो 12.5 घंटे। वहाँ पर कांता सिर्फ 8 घंटे काम कर रही थी, कमल 12.5 घंटे सुबह से लेकर रात तक ये काम करता है। मजदूरी मिलती है, मजदूरी के अलावा अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता, एक्स्ट्रा काम का कोई पैसा नहीं मिलता। जिस दिन काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी नहीं मिलती उसे, वो पैसा काट लिया जाता है। कांता के केस में आपको ऐसा नहीं दिखा होगा, टाइम भी आपने देखा ऐसा नहीं था। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता, ठीक है, इसको छुट्टी नहीं मिलती। यदि छुट्टी मनाता है तो उसका पैसा नहीं मिलता, वेतन उसका कट जाएगा। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला, मतलब कोई अपॉइंटमेंट लेटर जॉब से जुड़ा हुआ उसके पास नहीं है, मतलब उसको कभी भी निकाल दिया जा सकता है। जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो, उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ सिक्योरिटी वाली बात, कांता के केस में हमने देखा कि उसको अपने काम की सुरक्षा है, उसे ऐसे नहीं निकाला जा सकता। हम देखते ना आमतौर पर सरकारी जो लोग काम कर रहे होते गवर्नमेंट जॉब में, तो वो जैसे ही उनका नियुक्ति होती है तो रिटायरमेंट तक वो अपने काम पर पद पर रहते हैं, सेवा में रहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कमल के साथ में स्थिति, और कमल जैसे कई सारे कमल हैं हमारे देश में खिले हुए कि जिनके साथ में ये समस्या है। हम देखते हैं कि लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उनका ये काम कब तक रहेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं। किसी दिन अगर मान लीजिए वो ठीक से काम नहीं किया, किसी दिन उसके मालिक से उसका झगड़ा या विवाद हुआ, या किसी दिन उसने कोई गलती की, तुरंत मालिक उसे काम से निकाल सकता है। बहुत सारे लोग जो किराने की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, होटल में, रेस्टोरेंट्स में, कहीं भी आप देखते हैं ऐसे काम करते हुए, एक बहुत बड़ी संख्या है। इन लोगों के साथ यही समस्या है। उल्टा किराना दुकान पे जैसे मैंने आपको बताया, त्योहार का सीज़न होगा, जैसे अभी दिवाली थी, या कभी भी जब कि बढ़ जाता है बिक्री, ऐसे में और ज़्यादा काम करना होता है, ऐसे में और ज़्यादा मेहनत, और इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। कुल मिला के इन लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, और इसका कारण यही है कि इन लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं। मतलब यदि मालिक इनसे कहे कि आप 12 घंटे काम करोगे तो करना पड़ता है। ये कांता की तरह नहीं बोल सकता कि मुझे 8 घंटे काम करना है, मैं 12 नहीं करूँगा, वो तुरंत निकाल देगा, ठीक है मत आना कल से, तो उसका रोजगार चला जाएगा। क्योंकि इन लोगों को कोई नियम या शर्तें तो होती नहीं है, न ही काम का कोई स्थायित्व है, सुरक्षा है, तो जो भी इनका मालिक या नियोक्ता कहता है वो उस प्रकार से इन्हें करना पड़ता है, और इसीलिए इन लोगों का इतना ज़्यादा शोषण होता है। क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। कांता 8 घंटे काम करती है, कमल 12.5 घंटे काम करता है। कांता को छुट्टी मिलती है, कमल को छुट्टी नहीं मिलती। कांता के पैसे नहीं काटे जाते रविवार के और दूसरी छुट्टियों के, कमल के पैसे काटे जाते हैं। इसके साथ कांता को सिक्योरिटी है अपनी सुरक्षा की, जॉब की पूरी, लेकिन यहाँ पर कमल को कोई सुरक्षा नहीं है अपने जो है काम की। तो अंतर हमें दिखाई देता है, और यही अंतर है जो संगठित और असंगठित में दिखाई देता है। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है, और संगठित क्षेत्र क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। क्या होता है संगठित क्षेत्र? संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, हमेशा काम होता है, और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र ऐसे जो क्षेत्रक होते हैं, जो हम लोग बात करें संगठित क्षेत्र, ये पंजीकृत होते हैं, सरकार रजिस्टर्ड होते हैं सरकार के द्वारा, और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। मतलब सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं मजदूरों से जुड़े हुए, श्रमिकों से जुड़े हुए, उनका पालन करना होता है। उनको भविष्य निधि से जुड़ी हुई हर चीज़ें देनी होती हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही संगठित क्षेत्र की, अगर आपको ऐसी कोई गलतफहमी है तो दूर कर लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र के अलावा मतलब जो निजी क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी आपको संगठित क्षेत्र मिलेगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप देखते हैं, रिलायंस, TCS या बड़ी बड़ी जो आप देखते होंगे और भी कंपनियां, तो वो संगठित क्षेत्र में ही आती है। वहाँ पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी में लगते हैं बड़ी, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, कितने आवर्स काम करना है, कितना पैसा मिलेगा, ओवर टाइम और सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है, आपको ऐसे हटाया नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संगठित क्षेत्र, लेकिन समस्या यह है ना कि भारत में संगठित क्षेत्र बहुत कम है। आप मानेंगे कि हमारे यहाँ पर ये जो कांता वाला क्षेत्र है 90% इसके कमल वाला मिलेगा। मतलब असंगठित क्षेत्र में हमारे यहाँ लगभग 90% लोग काम करते हैं। एक अनुमान के हिसाब से सिर्फ 10% लोग ही संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसमें सरकार का, निजी, सबका आ गया। सोचिए आप, भारत की कितनी बड़ी आबादी के साथ में ये समस्या है। मतलब 90% लोगों को काम की सुरक्षा या जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इज दैट क्लियर? ये बहुत बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी को यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोजगार के मामले में सुरक्षा नहीं है। 90%। मैं मोटा मोटा अनुमान आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो ये हमने समझ लिया संगठित क्या होता है। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। तो सरकार ने श्रमिकों की, जैसे आपने एक आर्टिकल है अनुच्छेद 23 है हमारे संविधान में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की इतना पैसा तो कम से कम देना ही होगा, कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री या सेवानुदान, बहुत सारे नियम बनाए। तो जो संगठित क्षेत्र है ना, वहाँ पर इनका पालन किया जाता है। ठीक है, इनका पालन किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि इनका पालन हो रहा है कि नहीं। कई लोगों से जानवरों की तरह काम तो नहीं लिया जा रहा। ठीक है, काम करने की दशाएं कैसी हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं है। ठीक है, उन्हें पर्याप्त वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, इन सबका पालन किया जाता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि है। संगठित क्षेत्र की अगर छोटी सी डेफिनेशन देखें तो संगठित क्षेत्र कौन सा है, जिसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि है। मतलब कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते। अब यहाँ पर कोई किसी के यहाँ काम नहीं करते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि वो स्वतः काम कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका कोई रेहड़ी या ठेला या आपका कोई छोटा मोटा खुद का भी बिजनेस हो सकता है, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। तो आपका भी कोई छोटा सा खोमचा हो सकता है, दुकान हो सकती है, तो ऐसे कई लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और इनका पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया सीधी भाषा, जॉब सिक्योरिटी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम कहेंगे जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी के। ठीक है, इनके लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम कराने की आशा, भाई 8 घंटे, इससे ज़्यादा काम कराने की आशा नहीं होती नॉर्मली। आप देखेंगे चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं भी जाएं तो 8 घंटे का आपका रहता है ऑफिस टाइम। यदि वो अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, जिसको आप लोग ओवर टाइम के रूप में जानते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर वगैरह सब जगह आप देखेंगे कि एक फिक्स टाइम होता है और उसके बाद अगर काम करवाया जाता है तो ओवर टाइम दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, सवेतन छुट्टी भी दी जाती है कई सारी, जरूरी समय होने पर, आवश्यकता पड़ने पर, जिसका पैसा नहीं काटा जाता। अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, सेवा अनुदान, ये सब कुछ इन लोगों को दिया जाता है। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं। भाई आपने देखा होगा कि कभी भी आपको कोई बीमारी आदि हो जाए
तो आपके इलाज आदि का खर्चा कंपनी के द्वारा, सरकार के द्वारा उठाया जाता है, तो चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार भी होते हैं। नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, मतलब सही पानी से लेकर हर चीज़ देखी जाती है। जब सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्र में पेंशन वाला भी कॉलम आपने देखा होगा। लेकिन कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है, यहाँ पर आपको ये सब नहीं मिलेगी। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाई जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इससे अब जैसे सरकार हर किराने की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर, छोटे मोटे होटल रेस्टोरेंट पे सब पर नहीं नज़र रख सकती और न ही यहाँ पर ऐसे कोई नियमों का पालन होता है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इन्हीं जगह पर काम करने वाले परेशान होते हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता, मतलब इनमें पालन कई बार नियमों का नहीं किया जाता। कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं होते। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, मतलब अगर आप ज़्यादा समय काम कर रहे हो तो इसका कोई ओवर टाइम नहीं होता। वेतन की वाली छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, अवकाश नहीं मिलेगा, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं। रोजगार सुरक्षित नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है, बिना किसी कारण से काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो काम से छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है, छटनी कर दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं, मतलब कोई विशेष योग्यता वाली बात भी नहीं है। आपको काम पर रखा जाता है तो वो जिस व्यक्ति के यहाँ आप काम करने जा रहे हैं उसकी पसंद पर आधारित हो सकता है। संगठित क्षेत्र में हम देखते हैं कि वहाँ पर योग्यता के आधार पर होता है। चाहे आप सरकारी नौकरी में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाएं, बैंक में जाएं, तो आपकी योग्यता पे, न कि मैनेजर आपको पसंद करता है इसलिए आपको रख लेगा, कि वो आपको पहचानता है इसलिए रख लेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होती है नियुक्ति। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय, बहुत सारे लोगों को आपने सड़कों पर कुछ न कुछ बेचते हुए देखा होगा, मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जिनके पास भूमि नहीं होती तो वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, फसल कटाई या इस प्रकार के बहुत सारे काम वो लोग करते हैं। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। संगठित क्षेत्र की खासियत क्या है कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तब यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। हमारे देश में संगठित क्षेत्र बहुत छोटा है, जो मैंने आपको बताया 10% ही है टोटल का। असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, जबकि हमें संगठित क्षेत्र को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप समझें इस बात को कि व्यक्ति अगर जीवन में कहीं भी, चाहे उसे कितना ही पैसा मिल रहा हो, लाखों रुपए सैलरी हो, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं हो, तो वो कभी भी वो काम नहीं करेगा। मतलब उसको एक डर तो रहेगा, अगर वो करेगा तो भी कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी बेरोजगार हो सकता हूँ। तो एक जॉब सिक्योरिटी की जो बात होती है, जो एक हम सुरक्षा की बात करते हैं काम की, वो नहीं मिलती। और वो नहीं मिलती तो इंसान पूरे क्षमता से काम नहीं कर सकता। यदि आपको हमेशा ये डर सताता रहेगा कि काम से कभी भी निकाला जा सकता है, तो आप कभी भी अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है कि आज का जुगाड़ तो हो रहा है, कल का क्या होगा। यदि आप ये मान लीजिए कि आपने कहीं पर काम शुरू किया, किसी किराने की दुकान पे मान लीजिए कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और उसने काम शुरू किया, लगभग मान लीजिए कि 20-22 साल में वो वहाँ पर काम पर लगा। वहाँ से काम करते 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 लगभग 15-20 साल वो काम किया, 40 साल की एज हो गई उसकी, और वहीं पर वो काम कर रहा है। अब अगर मान लीजिए ऐसे में अचानक से किसी दिन उसका रोजगार चला जाए, किसी दिन उसको काम से निकाल दिया जाए, अब 40 साल की उम्र में व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्या करेगा। उसके पास कोई विशेष योग्यता भी नहीं है, कोई उसके पास पढ़े डिग्री भी नहीं है और कोई बहुत सारे चीज़ों का अनुभव भी नहीं। ऐसे में व्यक्ति के सामने भविष्य का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते। कई बार यह भी होता है कि संगठित क्षेत्र में भी इस क्षेत्र की विशेषताएं दिख जाएगी।
वे ऐसी रणनीति, कर वंचन और श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए जो है अपनाते हैं कई सारे तरीके। अब कई बार मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे लोग मन में लालच आ जाता है। अगर आप संगठित क्षेत्र में आते पर आप अपने श्रमिकों को, कर्मचारियों को पर्याप्त नहीं देना चाहते, उन नियमों से बचना चाहते हैं क्योंकि उसमें आपका पैसा खर्च होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जो उद्योग वाले होते हैं, जो कारखाने वाले होते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो प्रदूषण ज़्यादा ना फैलाए ठीक है, या अपने यहाँ से जो पानी जा रहा है, गंदा पानी जो नदी में मिलके उसको प्रदूषित कर रहा है, तो उसका उपचार करें, उसके बिना उसको ना, लेकिन इतना पैसा कौन खर्च करे, तो वो साठगांठ कर लेते हैं अधिकारियों से और वो सारा गंदा पानी नदी को प्रदूषित करता रहता है। तो कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कि जो नियोक्ता है वो अपना पैसा बचाना चाहता है या कई बार इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहता, तो कई प्रकार के जुगाड़ करता है, साठगांठ करके इनसे बचने की कोशिश करता है और वो असंगठित क्षेत्र की तरह काम करने लग जाता है तो संगठित। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन, शोषण भी होता है, वेतन तो कम मिलता ही है लेकिन शोषण भी किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है, मतलब आय कम भी है और कई बार मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। तो हमें संगठित क्षेत्र की तरह असंगठित क्षेत्र को भी सुरक्षा देने की, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर करने की आवश्यकता है। भाई वो भी तो इंसान है ना। एक आदमी जो सरकारी नौकरी में है, ठीक है, या किसी संगठित क्षेत्र में अच्छे पद पर है तो उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो इंसान है। और अगर मान लीजिए कोई दूसरी जगह काम कर रहा है जहाँ पर उसको रोजगार की गारंटी नहीं है, सही पैसा नहीं है, शोषण है, वो इंसान नहीं है क्या? इंसान तो वो भी है, तो उसे भी तो वही सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ना। तो हमें संगठित क्षेत्र की तरह असंगठित क्षेत्र में भी इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत सारे श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये और बुरी स्थिति। एक तरफ हमने देखा, एक तरफ मैंने आपको बताया कि वैसे ही संगठित क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ भी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर कई सारे श्रमिक जो हैं वो अपना रोजगार भी खोते जा रहे हैं, इनका रोजगार भी जा रहा है धीरे धीरे। ये लोग संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, अब असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हो गए, जहाँ इनको वेतन कम मिल रहा है। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये लाचार लोग कौन है? दरअसल ये जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिन्हें कोई सुरक्षा नहीं, ठीक है, शोषण सब हो रहा है, ये कौन है? तो ये कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः भूमिहीन कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है और दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं, ये शोषण के शिकार हैं। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम भूमि है। फसल बटाईदार, भाई हम देखते ना कि किसी की ज़मीन को लेके बटाई पे दे दिया जाता है तो आधा हिस्सा भूस्वामी का और आधा उस खेती करने वाले का। कारीगर जैसे बुनकर, लुहार, बढ़ई, सुनार आदि, इनसे ये बनता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। देख लो आप कितना बड़ा अमाउंट है जो इन लोगों से भरा पड़ा है। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा, विपणन केंद्र की सुविधा नहीं है, तो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। हमें इनको समय से बीज देना होगा, ठीक है, बिना बीज के वो खेती नहीं कर सकते। सही से जो हमने लक्ष्मी के केस में देखा, कृषि उपकरण चाहिए, साख मतलब उन्हें उचित दर पर ऋण आदि की व्यवस्था, भंडारण स्टोरेज की सुविधा देनी होगी और विपणन केंद्र जहाँ से वो अपना सामान वगैरह बेच पाए, ये सब की सुविधा हमें उन्हें देने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्र में अगर देखिए तो ग्रामीण में था, शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में कौन है? लघु उद्योगों के श्रमिक, मतलब छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग बेचारे, ठीक है। व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, कई सारे लोग जो परिवहन में, जैसे कि कोई ड्राइवर वगैरह होगा ना, आपके आसपास बहुत सारे लोग ड्राइवर का काम करते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे,
ऐसे लोगों के साथ सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूसरा सामान बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं वो लोग, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, कुली या इस प्रकार का काम करने वाले, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वाले, कचरा उठाने वाले। कई सारे कबाड़ी आपके आसपास आते होंगे जो कबाड़ उठाते होंगे, घर से कचरा लेते होंगे, ऐसे लोग, ये सब असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए वही लाचार और इस प्रकार के लोग हैं। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है। यदि हम लोग इन लोगों को काम सही मिले, सही तरीके से नियमित, तो हमें यहाँ भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। तो ये सिर्फ एक लेवल पर नहीं, गाँव में भी, शहरों में भी और हर जगह हमें क्या करना होगा, इन लोगों के संरक्षण के लिए काम करना होगा। तो हमारा ये सेशन आज का यहीं तक। आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और जो लोग PDF चाहते हैं वो @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल चैनल से, टेलीग्राम चैनल से ले लें, ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, यहाँ से मिल जाएगी PDF। और लाइक करना नहीं भूलें, सेशन को लाइक करिए, लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करिएगा और साथ साथ में फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि अब लाइव तो बात नहीं हो पा रही है। तो आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये सब मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। लाइव में तो ये हम लोग देख लेते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें अनअकैडमी तो 10% डिस्काउंट के लिए CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए, CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और सारे एडुकेटर्स की सारी क्लासेस वो भी अवेलेबल होंगी आपको। तो चलिए 1 साल, 2 साल या 3 साल, जो आपको ठीक लगता है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, तो जो भी आप लेने जाएं तो ये रेफरल कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे, सभी को एक बार फिर से थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।